खोया हुआ मकान। विस्तार से सर्दी की एक मर्मभेदी रात थी। बारिश लगातार दिन भर हो रही थी और आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कभी भी तूफान आ जाए। विशाल और उसके तीन दोस्त मनोज, रोहित और प्रिया अपने शहर की हलचल से दूर शांति की तलाश में एक प्राचीन गांव छायापुर पहुंचे थे। गांव में लोग पुराने जमाने के विश्वासों में गहरे डूबे थे। गांव की सबसे बड़ी चर्चा थी एक पुराना, खंडहर होता हुआ महल, जिसे लोग खोया हुआ मकान कहते थे। कहते थे कि वहां रुकने वाला वापस नहीं आता। विशाल के मन में बचपन से ही उन भूत प्रेत वाली कहानियों का डर था, लेकिन दोस्तों की हिम्मत ने उसे भी उस मकान तक ले आए। जैसे वह मकान नजर आने लगा, वह एकदम सुनसान और भयानक दिख रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते हुए दरवाजे और दीवारों पर गहरे दरारें। मकान की छत से लीकेज के कारण पानी की धाराएं बाहर आ रही थीं। मकान के आंगन में घुसते ही हवा और पेड़ों की सरसराहट के बीच वह अजीब सी खामोशी थी, जो लाशों के सन्नाटे जैसी लग रही थी। विशाल ने अपने कंधे पर बैग कसते हुए कहा, यहां से भागना आसान नहीं होगा, हमें साथ रहना होगा। मनोज और रोहित ने असहज होकर सिर हिलाया। प्रिया तो पहले ही डर से कांप रही थी। मकान के अंदर घुसते ही एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखी, जो ऊपर की मंजिल तक जा रही थी। ऊपर से कुछ सूखती हुई आवाजें आ रही थीं। वे धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी, मानो अभी टूट जाएगी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा सा हॉल देखा, जहां फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। दीवारों पर कुछ पुराने पगड़ी वाले चित्र थे, जिनमें से एक की आंखें जैसे जिंदा हों। रोहित ने हिम्मत करके एक से एक खाली कमरे के दरवाजे खोले। हर कमरे में धूल और जाले भरे हुए थे, मानो वह मकान किसी ने वर्षों तक नहीं देखा हो। अचानक प्रिया ने मंच पर एक डायरी की चमक देखी। वह डायरी पुरानी और चमकीली थी। कपाल पर बहती धूल से मली डायरी की पहली पन्ने पर लिखा था, मैं गीता, इस मकान की आखिरी मालकिन। मेरी मृत्यु के बाद यह घर अभिशापित हो गया। जो कोई भी मेरी मौत का रहस्य जानने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा भी इस घर में वापस फंस जाएगी। डायरी में कई दिनों के दिनचर्या और दुख भरे किस्से लिखे थे। पढ़ते पढ़ते पता चला कि गीता और उसका परिवार एक अमीर परिवार था, पर गीता की अचानक और रहस्यमय मौत से पूरा परिवार टूट गया। गांव के लोगों ने कहा था कि गीता की आत्मा मकान में घूमती रहती है, अपनी कहानी सुनाने के लिए। इतने में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के दरवाजे खुद ब खुद चटकते हुए बंद हो गए। सभी घबरा गए। मनोज बोला, शायद हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमें पीछे लौटना चाहिए। लेकिन विशाल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें इसकी वजह पता लगानी होगी। तभी उन्होंने सुना कि घर में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें आ रही थीं। कभी कभी किसी लड़की के रोने की आवाज भी मिली। वे धीरे धीरे हॉल से नीचे उतरने लगे, लेकिन मकान के अंदर का वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। भिंडार और टूटे हुए फर्नीचर से आवाजें आ रही थीं, मानो किसी नेड़ में फंसा चीख रहा हो। रात के लगभग 2 बजे अचानक बिजली चली गई। चारों ने अपने मोबाइल टॉर्च चलाई। उस मंद रोशनी में विशाल ने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक लड़की का साया धीरे धीरे आ रहा है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। सबकी सांसें थम गईं। वेबसाइट पर पड़ी गई डायरी की छवि उनकी आंखों के सामने फिर से जीवित हो उठी। साया धीरे धीरे और करीब आ रहा था। विशाल ने मनोज की ओर देखा। उन्होंने देखा कि मनोज भी कांप रहा है। प्रिया ने अपनी आवाज में कांप के कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए आसपास देखकर एक पुरानी घंटी देखी, जो ऊपरी मचान पर लटकी थी। उसने जल्दी से घंटी बजाई। उसकी आवाज मकान में गूंज उठी। वह साया थम गया, थोड़ा पीठ मोड़ा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। चारों दोस्त बिना कुछ बोले मकान से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बारिश भी थम चुकी थी और चंद्रमा की कुछ किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। वे गांव पहुंचे, लेकिन उस रात का सन्नाटा और डर उनकी आंखों में बसा हुआ था। इस घटना के बाद वे गांव छोड़कर चले गए।